स्टूडेंट्स, इसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया है वो ये है कि जैसे कि मैंने बताया, देयर आर मिलियंस ऑफ टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स फाउंड इन ईच किडनी। हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। तो हमने यहाँ एक सिंगल नेफ्रॉन को रिप्रेजेंट किया है जो कि किडनी में मौजूद होती है। ठीक है, नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ कप शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये आपको कप जैसा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। एंड द लोअर एंड इज इन द कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड ट्यूब्यूल। द बोमेन्स कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल टुगेदर नेम्ड एज नेफ्रॉन। ओके, at the upper end there are blood capillaries in a cluster। एक आपको ग्रुप नजर आ रहा होगा ब्लड कैपिलरीज का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, अब देखिए फंक्शन कैसे होता है। वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड विद द रीनल आर्टरी। ग्लोमेरुलस का एक एंड जुड़ा हुआ है रीनल आर्टरी से, एंड द अदर एंड इज कमिंग आउट from the cup-like structure called Bowman's capsule in the form of blood capillaries and surround the tubule which ultimately connect the renal vein। तो इसका दूसरा एंड बोमेन्स कैप्सूल से बाहर आ रहा है ब्लड कैपिलरी की फॉर्म में ही। ठीक है, जो कि ट्यूब्यूल को चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, ताकि ब्लड को फिल्ट्रेट होने के बाद रीनल वेन में छोड़ा जा सके और वो कनेक्ट होती है रीनल वेन से। ठीक है, रीनल आर्टरी के थ्रू ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और उस ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड प्रोटीन यानी कि अमाइनो एसिड्स, यूजफुल सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, ब्लड सेल्स, ओके, ये सभी उसके अंदर मौजूद होते हैं और प्रोटीन भी मौजूद होती है। तो उसमें से कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस ही वहां पर फिल्टर हो पाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट, यूरिया, वाटर। याद रखिएगा ये इसमें फिल्टर हो पाते हैं। जो मेजर सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ब्लड सेल्स और प्रोटीन वो फिल्टर नहीं हो पाते। ठीक है, तो यहां से फिर वो ब्लड दूसरे एंड से निकलकर आता है और जो यूजफुल सब्सटेंस हैं जो कि बॉडी से बाहर नहीं जाने चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज बॉडी से बाहर चला गया तो एनर्जी कौन देगा, इसलिए ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। डाइजेस्टेड फॉर्म होती है प्रोटीन की जिसे अमाइनो एसिड कहा जाता है, वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। यूजफुल सॉल्ट्स, वाटर, सो दीज सब्सटेंसेस विल रीएब्जॉर्ब इन द ब्लड। इनको फिल्टर करके बाहर नहीं निकाला जाता, इनको वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में। ठीक है, एंड दे आर सेंट विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। ओके, अब क्या रह गया, यूरिया एंड एक्सेस वाटर एंड हार्मफुल सॉल्ट। हार्मफुल सॉल्ट, यूरिया एंड एक्सेस ऑफ वाटर टुगेदर कॉल्ड एज यूरिन। वो यूरिन की फॉर्म में इस ट्यूब्यूल से होते हुए यहां आकर कलेक्ट होने लगते हैं। इसको कहा जाता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। तो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आकर यूरिन स्टोर हो जाता है, जो कि रीनल पेल्विस के थ्रू यूरेटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, देन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द यूरेथ्रा इट इज गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ये चीज आपको यहां समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का यहां पर हम एक मैग्नीफाइड इमेज बनाएंगे केवल और केवल नेफ्रॉन की, जिससे कि ये जो फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन है वो और अच्छे से डिटेल में समझ में आ पाए। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, कौन से फिल्टर होकर ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। ठीक है, और कौन से ब्लड के थ्रू बॉडी को वापस ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, या फिर मेजर सब्सटेंसेस हैं जो कि फिल्टर होते ही नहीं है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और हम एग्जामिन करते हैं अब नेफ्रॉन को। ऑलराइट, यस स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, द टिनी फिल्टरिंग यूनिट ऑफ आवर किडनी। तो पहले इसके जो पार्ट्स के नेम है उन्हें समझ लेते हैं। अफरेंट आर्टेरियल, जो रीनल आर्टरी है जिसके थ्रू डर्टी ब्लड एंटर होता है नेफ्रॉन में, इट इज कॉल्ड अफरेंट आर्टेरियोल। और जिस वेन के थ्रू प्योर ब्लड वापस बॉडी को ट्रांसफर किया जाता है उसे कहा जाता है एफेरेंट आर्टेरियोल। ओके, सो दिस इज ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, यू नो वेरी वेल। नाउ the tube which is near to the Bowman's capsule is called proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule, जिसे कि शॉर्ट में PCT कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि जो इम्प्योर ब्लड है वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, PCT becomes narrow and form a U shape। ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये आगे जाकर पतली हो जाएगी और यू शेप ले लेगी। इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ओके, और लूप ऑफ हेनले बाद में वापस इसका डायमीटर बढ़ जाएगा और ये कनेक्ट होगी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से, जहां पर कि नेफ्रॉन का एंड हो जाता है। नेफ्रॉन का एंड हो जाता है यहां यूरिन कलेक्टिंग डक्ट पे। और इस ट्यूब को, ये जो डायमीटर ज्यादा है इसका लूप ऑफ हेनले से, इस ट्यूब को कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या शॉर्ट में DCT। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से वो बॉडी से एलिमिनेट होता है। मेनली जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में यानी कि यूरिया, वो हमारी डाइट में प्रोटीन पर डिपेंड करता है कि हम कितना प्रोटीन ले रहे हैं। अगर कोई पर्सन ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में यूरिया ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर कम कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। ठीक है, केराटिनिन और हार्मफुल सॉल्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि यूरिन के साथ एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन में जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस वो डिसीज है जिसमें कि बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, यानी जो हमारा लिवर है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाता, और उस केस में जो ग्लूकोज है वो भी यूरिन के साथ पास ऑन होता रहता है। ठीक है, तो ये डायबिटीज की एक समस्या है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर सेकंड इज selective reabsorption in PCT, proximal convoluted tubule, and number third is tubular sacration in DCT, distal convoluted tubule। तो इन 3 स्टेप में पूरी तरह से आप एक्सक्रीशन को समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमारी किडनीज फंक्शन करती हैं या नेफ्रॉन अपना काम कर पाता है। जैसे कि पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से जो मेजर सब्सटेंसेस हैं या लार्ज साइज के सब्सटेंसेस हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। उसमें जो स्मॉल साइज के सब्सटेंसेस हैं या सॉल्यूट हैं वो फिल्टर हो पाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट, यूरिया, एक्सेस वाटर, क्रेटिनिन। ठीक है, तो ये उसमें फिल्टर हो जाते हैं। ये हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ब्लड है वो इस PCT में ट्रांसफर होता है, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहां पर ओस्मोसिस के थ्रू जो सेलेक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है और जिनका बॉडी से निकलना उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित होगा, तो वो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है। हमें सिर्फ अपने लिए एनर्जी नहीं चाहिए कि हम चल फिर सकें या फिर अपने टास्क कर सकें। इवन हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लिवर, पैनक्रियाज, हार्ट, ब्रेन, इन सबको एनर्जी की जरूरत है जो कि 24/7 वर्क करते रहते हैं। तो क्या होगा
कि यहां से जब वो ब्लड जा रहा होगा पीसीटी में, और ये जो आप देख रहे हैं अफरेंट आर्टेरियल जो कि इसको चारों ओर से घेरे हुए है ब्लड कैपिलरीज के साथ, तो क्या होगा कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ग्लूकोज, वाटर एंड यूजफुल सॉल्ट्स, ओके, और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तो वो क्या होगा कि इसमें रीएब्सॉर्ब हो जाएगी ओस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, और क्या होगा यहां से होते हुए वो क्लीन्ड ब्लड के साथ बॉडी में वापस मिक्सअप हो जाएगा। तो ये हुआ सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, जिसमें बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। नंबर थर्ड एंड लास्ट इज ट्यूबुलर सेक्रेशन। इसमें क्या होता है कि ब्लड में जो भी नाइट्रोजीनस, टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन, सम पार्ट्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, वो यहां लूप ऑफ हेनले से होते हुए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पहुंचते हैं और उसके बाद यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में विद एक्सेस ऑफ वाटर, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसके साथ मिक्सअप होकर एज अ यूरिन, और जितनी भी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट हैं उन सब के थ्रू आकर इसमें वो यूरिन छोड़ देती हैं, जिससे कि वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट अल्टीमेटली यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरिन बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।